नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास तक हमने जो भी मराठा काल से संबंधित तथ्य थे, जो भी पॉइंट्स थे, वो सब कवर कर लिया था। जैसे कि प्रत्यक्ष मराठा शासक के बारे में, उनके अंतर्गत आने वाले जो सूबेदार होते थे उनके बारे में, उनके बाद जो ब्रिटिशकालीन अधीक्षक थे वो, और पुनः मराठा काल में जो रघुजी तृतीय का शासनकाल था, इनके बारे में अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब इसके आगे हम आगे तो बढ़ेंगे जहाँ से प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मराठाकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोग अक्सर इसको सेकेंडरी थिंग मानकर पढ़ते हैं, बट इससे क्वेश्चन आजकल प्रायः पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान देना है इसमें। ठीक, तो भोसला वंश के शासकों ने 1740 से 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था, ये सबको मालूम है। इन्होंने कलचुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर कई नवीन प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों को लागू किया था, जैसे कि हमने बिम्बाजी भोसले के समय में देखा था। अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे। उसके बाद जो नए सूबेदार हैं विठ्ठलराव दिनकर, उनने प्रशासनिक सुधार किए। उनके आगे जो अधीक्षक है उन्होंने किए। तो साल दर साल, समय दर समय नए प्रशासनिक और राजनीतिक नीति का आगमन होता गया और उसमें बदलाव होता गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रशासन। तो भोसला शासकों ने सूबा शासन व्यवस्था परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। सूबेदारों ने फिर परगना पद्धति लाया था, जिसमें विठ्ठलराव दिनकर थे, और वो आगे चलते जाता है। ठीक, इस समय प्रशासनिक क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था, एक खालसा क्षेत्र और दूसरा जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र क्या होता था? तो जिस क्षेत्र में मराठा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, ठीक, वो खालसा क्षेत्र कहलाता था। और जमींदारी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जमींदार का नियंत्रण होता था, और इस क्षेत्र से टकोली वो मराठा शासकों को दिया करते थे। और खालसा क्षेत्र से जो टकोली है या राजस्व है, वो स्वयं आपके जो शासक रहते थे, मराठा शासक, वो लिया करते। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो दो भागों में बांटा गया था, एक खालसा क्षेत्र, एक जमींदारी क्षेत्र। जमींदारी क्षेत्र में जमींदार को नियंत्रण रहता था, लेकिन यहाँ से टकोली वसूल करके वो किसको देते थे? मराठा शासकों को। और जो खालसा क्षेत्र में है वहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था मराठा शासकों का, और इस क्षेत्र से टकोली वो स्वयं वसूल करते थे। ठीक, एक और चीज़ याद रखना, इसी में लाखा भाटा प्रथा भी प्रचलित थी। मराठाकालीन समय में लाखा भाटा प्रथा भी प्रचलित थी। मैंने इससे पहले भी एक जगह जब इसका उल्लेख आया था तो वहाँ कवर कराया था। तो लाखा भाटा प्रथा ऐसा होती है कि कोई एक गांव है, उस गांव में क्या होता है कि सभी जगह की ज़मीन उपजाऊ तो नहीं होगा, कोई जगह कम उपजाऊ होगा, कोई जगह अधिक उपजाऊ होगा, कोई जगह बंजर होगा। तो उस समय क्या किया जाता था, सभी किसानों के मध्य में जो भी खेत हैं गाँव के अंदर, उनको बांट दिया जाता था, और प्रत्येक वर्ष वो रोटेट होता था। वो जो क्षेत्र है, जो खेती है, वो जो मान के चलो 100 एकड़ है, 100 गांव हैं, मतलब एक गांव के अंदर 100 घर हैं और 100 एकड़ जमीन उस गांव के अंतर्गत आती। तो प्रत्येक घर को 1 एकड़ मिलेगा। अब 1 एकड़ जिस साल मिला है, मान के चलो यहाँ 100 एकड़ में 1 एकड़ प्रत्येक घर को मिल गया। अब अगले साल ये इसको मिल जाएगा, इसको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ वाले को ये वाला जमीन मिल जाएगा। तो ऐसे रोटेट होते रहता था। तो इससे क्या होता था सर, तो जिसको बंजर भूमि मिली है उसको अगले साल फायदा होता था, जिसको उपजाऊ भूमि मिल गई, और जिसको पहले साल उपजाऊ भूमि मिल गई तो उसको अगले साल बंजर भूमि या कम उपजाऊ वाली भूमि मिल जा रही है। तो इससे सभी के बीच समानता रहती थी। ठीक है, तो इसी समानता को बनाए रखने के लिए लाखा भाटा प्रथा का प्रचलन किया गया था। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक, तो दो क्षेत्र, खालसा क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र, तो याद रखना है। उसके अलावा लाखा भाटा प्रथा के बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, फिर प्रशासनिक अधिकारी कौन हुआ करते थे? तो भोसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। हमने कुछ के बारे में बिम्बाजी भोसले के शासन में देखा था, अब यहाँ देखते हैं। अब ये सूबेदार कौन होता था? तो सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, ये हमने देखा था।
ठीक है। यह नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी और फौजदारी मामलों का प्रमुख होता था। ठीक है, क्या लगभग ये क्या होता था, राजा का ही प्रतिनिधि होता था छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, या जो भी सूबा क्षेत्र होता था वहाँ। तो जितने अधिकार राजा के पास हुआ करते थे वो सारे अधिकार इसको प्राप्त हुआ करते थे, लेकिन अंतिम रूप से देखा जाए तो ये राजा के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ में अंतिम निर्णय लेना होता था तो वो मराठा शासक ही करते थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना, सारी जो शासक की अधिकार होते हैं वो सब सूबेदार को मिला हुआ करते थे। ठीक, आगे देखते हैं कमाविजदार में मना परगने से सूबेदार लोग परगना बना दिए थे ना छोटे छोटे, और उस परगने से वो अपनी कमाई करते थे। तो परगना से कमाना है करके कमाविजदार, तो परगना का कौन होता था, प्रमुख कमाविजदार। तो परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था वो कौन होता था, कमाविजदार। अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। अब मराठा शासकों ने सूबा क्षेत्र में सूबेदार को बैठा दिया। अब सूबेदारों ने उस क्षेत्र में छोटे छोटे परगने बनाए, उन परगनों में अपने अंदर अधिकारी बैठाते थे, उसका नाम होता था कमाविजदार। अब इस कमाविजदार का काम क्या है, तो ये उस क्षेत्र में शांति बनाएंगे, सुरक्षा बनाएंगे, साथ ही साथ वहाँ से टैक्स वसूल करते थे। ठीक, अब जो सूबेदार को अधिकार प्राप्त थे उससे थोड़े से कम अधिकार कमाविजदार को प्राप्त थे, लेकिन इसे भी नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, ये फौजदारी मामलों में उतने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक, फौजदारी मामले बस इनके पास नहीं थे, फौजदारी मामले के लिए सूबेदार के पास जाना पड़ता है। फौजदारी मामले क्या, तो क्रिमिनल मामले, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, किसी की हत्या हो गई, डकैत हो गया, डकैत नहीं हत्या हो गई, तो ये सारी चीज़ें फौजदारी मामले के अंतर्गत आ जाती थी, वो सब सूबेदार देखते थे। उसके अलावा सारी चीज़ जो परगने के अंदर है वो कमाविजदार देखता था, ये याद रखना। ठीक, फिर रैयत की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट शुक्राना कहलाती थी। रैयतों मतलब किसान, किसानों को उस समय रैयत बोला जाता था। फिर आगे देखेंगे आप इंडियन हिस्ट्री में रैयतवाड़ी प्रथा भी आई थी, मतलब किसानों के से प्रत्यक्ष रूप से टैक्स वसूलना, ये अंग्रेजों ने लाया था। तो रैयत किसानों को ही बोला जाता था। तो रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट शुक्राना कहलाती थी, मतलब आप हमारे ऊपर हैं, हम आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा शुक्राना चलता था। लेकिन ये शुक्राना नहीं था, एक हिसाब से वसूली की तरह ही था। ठीक है, अब गौटिया देखते हैं। अभी हमने देखा सूबे के अंदर परगने आते थे, परगना का कमाविजदार, फिर कमाविजदार। अब परगने के अंदर तो गांव आएंगे, बहुत सारे गांव रहेंगे, तो गांव का कौन होता था, गौटिया। तो यह ग्रामीण स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह सर्वोच्च पद होता था। तो ग्रामीण स्तर का सर्वोच्च पद कौन होता था, गौटिया। आज भी आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ देखना है दाऊ होते हैं, गौटिया होते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना होता था, ग्रामीण शासन का संचालन करना होता था। अगर आप ग्रामीण प्रदेश से होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में बाटा हो रहा है, हिस्सा बाटा हो रहा है, या किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पंचायत तो निर्णय लेती है, लेकिन पंचायत के साथ में 5-6 लोग जो वरिष्ठ लोग जो गांव के रहते हैं उनको बुलाया जाता है, बुजुर्गों को, और साथ में वहाँ के ना जो गौटिया रहते हैं, दाऊ रहते हैं, उनको भी बुलाया जाता है कि आप भी निर्णय में शामिल रहो करके। जैसे जूरी मेंबर होते हैं ना, उस टाइप के ये लोग रहते हैं। तो ये क्या करते थे उस समय, तो पंचायत था नहीं, तो उस समय शासन का संचालन गौटिया ही किया करते थे। ठीक है, ये गाँव के प्रमुख मजिस्ट्रेट तथा पुलिस प्रधान होते थे, जैसे कि मैंने भी बताया। तो जो भी न्याय प्रधान कार्य है, जिसी को दंड वंड देना, तो सारे काम यही करते थे। यह एक कचौरीकालीन पद था, हाँ बिल्कुल था। जब हमने कचौरीकालीन देखा तो वहाँ गौटिया का पद था, और उसको यथावत बनाए रखते हैं। मराठा काल में ही हमने देखा था, बिम्बाजी भोसले जब आते हैं तो मराठा काल में भी यथावत बना रहा, और आगे अंग्रेजों के काल में भी ये यथावत बना रहेगा। ठीक, नए गौटियाओं को कमाविजदार नियुक्ति पत्र प्रदान करता था। अब कोई नया गौटिया बना है, नया तो उनको नियुक्ति कौन करता था, अभी के डेट में तो जिसके पास ज़्यादा जमीन है उसको गौटिया बोल दे रहे हैं, दाऊ बोल दे रहे हैं। पहले भी अधिकतर यही केस हुआ करता था, लेकिन अलग से नियुक्त करते थे। तो उसकी नियुक्ति पत्र कौन देता था, तो कमाविजदार। कमाविजदार क्यों देगा, क्योंकि परगने के अंदर गांव है, तो गांव का जो उच्च गांव वाले किसके अंडर आ जाएंगे, अंतर्गत आ जाएंगे, तो कमाविजदार के अंतर्गत। तो कमाविजदार गौटिया को नियुक्त करता था, याद रखना। तो गौटिया क्या होता था, गाँव का सर्वोच्च पद होता था, ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद होता था, जो कि न्याय व्याय का, पुलिस का काम भी करता था। ठीक, ग्रामीण स्तर पर संचालन भी करता था शासन का। ठीक है, ये पहले से पद था, मतलब कचौरीकालीन पद था, जिसे मराठा काल में लाया गया था, मतलब यथावत बनाया गया था। ठीक, और इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो इनके ऊपर का अधिकारी कमाविजदार, ये याद रखना है। अब पटेल, इसके आगे पटेल देखते हैं। तो ये मराठा काल में सृजित नया पद था, जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। लगान के निर्धारण व वसूली में निर्धारण करता, वसूली को लेता था, मतलब वसूल करता था। तो ये जो पटेल होता था वो लगभग 4 से 5 गाँव का होता था। 4 से 5 गाँव को मिलाकर एक पटेल रखा जाता था। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो ये मराठा काल का पद था। आगे चलकर आप देखेंगे जब ब्रिटिश काल आएगा तो इस पद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। पटेल को हटाकर आप देखेंगे कि बरार पांडे, पोतदार, अमीन, इन सब की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर फडणवीस क्या होता है? तो ये परगनी के आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था। तो सर्वोच्च देखना, अधिकतर जो लेखाधिकारी मतलब आय कितना हो रहा है, घर में भी देखिएगा आप कि आय कितना हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सब का हिसाब जो रखता है ना, उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो हालत ख़राब से आप फडणवीस को रिलेट कर सकते हैं, फडणवीस ऐसे करके, तो उसका हालत ख़राब हो जाता है करके। तो परगनी के आय व्यय का जो आय व्यय का हिसाब रखता है उसका हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए फडणवीस। तो फडणवीस लेखापाल भी होता है, तो आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी कहाँ का? तो परगनी का, फडणवीस कहलाता था, ठीक है। यह मराठाकालीन राजस्व अधिकारी था, यह मराठाकालीन राजस्व अधिकारी हो जाता था, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर मैंने अभी जो बताया वो समझ में नहीं आया होगा कई लोग को, फडणवीस को कैसे रिलेट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, प और फा। प फा आता है, प से परगनी का सर्वोच्च लेखाधिकारी, फ से फडणवीस, ठीक, ये कर सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत नायब फडणवीस आता है, जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, वैसे ही नायब फडणवीस होता था जो कि फडणवीस का सहायक होता था, ठीक। फिर बरार पांडे, यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था, ठीक है। यह गांव का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब रखता था। अधीक्षक कौन? तो इसके ऊपर एक अधिकारी आता था जिसे अधीक्षक बोला जाता था, ठीक है। तो ये बरार पांडे वही काम करता था। लगभग पटेल का जो काम था लगभग वही काम इसका भी था। ये देख सकते हैं आप, प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करना। यह गांव का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। साथ में अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब रखता था, ठीक है। टोटल परगनी का आय व्यय का हिसाब फडणवीस, किसी अधिक मतलब है ना, और गांव के अंतर्गत आने वाले आय व्यय का हिसाब बोल दिया जाए तो बरार पांडे को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर पोतदार क्या होता था? तो ये मराठाकालीन राजकोष अधिकारी होता था। कौन? मराठाकालीन राजकोष अधिकारी होता था, जिसे खजांची भी बोला जाता था, ठीक। तो राजकोष खजाना वहाँ से कर सकते हैं, पोतदार, ठीक है। तो ये मराठाकालीन राजकोष अधिकारी होता था। परगनी के आय व्यय का हिसाब रखता था। ये भी फडणवीस मुख्य अधिकारी होता था, आय व्यय का, लेखा का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके अंतर्गत ये सब नायब फडणवीस, उसके अंदर बरार पांडे जो गाँव का देखता था, फिर उसके अंदर पोतदार जो कि परगनी के अंदर का आय व्यय का हिसाब रखता था, ठीक है। अभी फिर बरार पांडे के सहयोग के लिए इसकी नियुक्ति की जाती थी। जो बरार पांडे रहता था उसके सहयोग के लिए पोतेदार की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। फिर पंडरी पांडे ये मादक द्रव्य पर होने वाली आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी वो करता था। कौन? पंडरी पांडे जो होता था मादक द्रव्य पर होने वाली आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी हुआ करता था, पंडरी पांडे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। पंडरी पांडे को कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो पंडरी मार्केट आपने सुना होगा, और अधिकतर शराब दुकान मार्केट के आसपास होते हैं, तो वहाँ से मादक द्रव्य का आय पंडरी पांडे, ठीक। तो इतने को एक बार फिर से रिलेट कराता हूँ, मैं याद कराता हूँ आपको। सूबेदार सूबा का सर्वोच्च अधिकारी, सूबेदार पढ़ते आ रहे हैं तो याद होगा, जो घोसला का प्रतिनिधि होता था। जो राजा को हक होते थे सारे अधिकारी इसको प्राप्त होते थे, लेकिन अंतिम रूप से अगर किसी चीज़ में डिसीजन लेना है तो उसके लिए शासक ही डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। सूबेदार अपने अंदर एक अधिकारी रखता है कमाविजदार कहाँ का होता था? तो परगनी का। तो सूबेदार कहाँ से कमाते थे? जो छोटे छोटे परगने बनाए थे वहाँ से कमाते थे, तो परगनी का सर्वोच्च अधिकारी कमाविजदार, ठीक है। ये परगनी के सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। कौन? कमाविजदार। अब ये क्या करता था? इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर, परगनी पर, ये शांति सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। वहाँ जो भी दीवानी मामले हो रहे हैं, नागरिकों को जो सेवा प्रदान करनी, सैनिक सेवा जो प्रदान करनी है, सैनिक कार्यवाही जो करनी है, वो सब कमाविजदार करता था, ठीक है। और इसको जो किसान है, जिसको रैयत बोला जाता था, तो किसानों की ओर से जो भी भेंट दिया जाता था उसे शुक्राना बोला जाता था, ठीक। ये आपको याद रखना है। कमाविजदार के अंतर्गत, अब परगना के अंतर्गत गाँव आएंगे तो गाँव का सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? ये सर्वोच्च पद कौन सा हो गया? गौटिया। ये गौटिया का कार्य का था कि ग्रामीण स्तर पर शासन संचालित करना, साथ में ही वहाँ के जो भी न्याय संबंधित कार्य हैं, जो मजिस्ट्रेट वाला और पुलिस वाला कार्य, उसका भी काम करना। तो मजिस्ट्रेट तथा पुलिस प्रधान होता था ये, ठीक। ये कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। साथ में ये गौटियाओं को कमाविजदार नियुक्ति पत्र प्रदान करता था। क्यों? क्योंकि परगनी का प्रमुख कौन है? कमाविजदार। तो कमाविजदार के अंतर्गत जो भी अधिकारी आएगा उसको वही नियुक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। फिर पटेल 4-5 गांवों को मिलाकर पटेल को बनाया गया था, जो कि लगान वसूली और उसका निर्धारण करने के लिए सहायता करता था। इसके बाद फडणवीस था, जो कि परगनी का सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता था,
ठीक है, जितने भी आय व्यय हो रहे हैं परिगणित में उसका लेखाधिकारी होता था कौन? फडणवीस। ये मराठाकालीन राजस्व अधिकारी था। तो एक ट्रिक बताया था मैंने, प और फ से याद करना, और दूसरा बनाया था लेखा जोखा करते करते आय व्यय का फडणवीस हो जाता है करके, ठीक है। फिर नायब फडणवीस, जो इसका फडणवीस का सहायक अधिकारी होता था, ठीक। बरार पांडे, ये गांव के अंतर्गत जो लगान लगाते थे उसका निर्धारण करता था, गांव के भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था और अधीक्षक के खजाने में एकत्रित होने वाली रकम का हिसाब रखता था। और इसी बरार पांडे के साथ याद रखना पोतदार, जो कि बरार पांडे का सहयोगी होता था, जिसे मराठा काल में राजकोष अधिकारी या खजांची बोला जाता था, ठीक है। फिर पंडरी पांडे को मैंने याद था पंडरी मार्केट में शराब दुकान से याद करने में, पंडरी पांडे मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी, ठीक। फिर आगे देखते हैं बड़कर, इसके आगे जो भी अधिकारी के नाम आ रहे हैं उनको देखते चलते हैं हम। बड़कर, तो बड़कर को याद रखना, बड़ा काम करता था करके। तो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, हर चीज़ का जो दस्तावेज तैयार करके रखता है अपने पास, हर चीज़ का डिटेल रखता है, उसको क्या बोलते हैं? बड़ा काम करने वाला है। बड़ा काम करने वाले से बढ़कर, और दस्तावेज तैयार करना, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना बढ़कर, ठीक है। फिर परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सामान्य स्थिति की सूचना कमाविजदार को देता था, ठीक है। अंतिम रूप से कमाविजदार को सूचना देता था, इतना याद रखना। फिर कोतवाल क्या होता था? कोतवाल आज भी होते हैं, लेकिन ये आजकल केवल हाका पारने के काम आते हैं। हाका मतलब किसी भी चीज़ को बुनियादी करना, हाका पारना। कोई भी नया स्कीम आया है या कहीं पर पंचायत की बैठक होनी है तो उन सब के बारे में जो गली गली जाकर उसको पुकारता है जोर जोर से, वो कोतवाल होता है। अगर कभी सुना होगा आपने तो उस समय ये गांव की सुरक्षा के कार्य करता था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अमीन। अमीन क्या था? तो राजस्व संबंधी हिसाब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन नामक कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। तो अमीन पटवारी का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो अमीन पटवारी का काम भी क्या रहता है? राजस्व संबंधित। तो अमीन से याद, तो वहाँ से याद हो जाएगा ना आपको, अमीन पटवारी से रिलेट कर लेना। अमीन जो कि राजस्व संबंधी कार्य करता था परगने में, ठीक। परगने में राजस्व संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम था अमीन, ठीक है, जो कि हिसाब की शुद्धि के लिए था, अगर कहीं पर कुछ फॉल्ट आ जाता है उसके लिए। फिर पंड्या कौन था? तो अभी हमने बरार पांडे देखा था, पंडरी पांडे देखा था, अब ये क्या है? पंड्या। तो ये अस्थायी राजस्व कर्मचारी होता था। जैसे बरार पांडे क्या था? वो भी राजस्व अधिकारी था, ठीक। उसके नीचे पोतदार था, वो भी था। उसके नीचे पंडरी पांडे था, वो भी था, लेकिन वो मादक द्रव्य का था। अब ये पंड्या जो रहता अस्थायी राजस्व कर्मचारी होता था, जिसकी नियुक्ति अमीन के साथ विशेष कार्य को पूरा करने के लिए की जाती थी। तो जिस प्रकार बरार पांडे के साथ पोतदार को हमने पढ़ा था, उसी प्रकार अमीन के साथ कौन रहेगा? पंड्या, ठीक है। कार्य की समाप्ति पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता था, मतलब ये ओकेशनली पद को लाया जाता था और उसको कार्य की समाप्ति के उपरांत समाप्त कर दिया जाता था। मान के चलो अभी मुझे 1 महीने के लिए किसी चीज़ के लिए काम है, 1 महीने के लिए, जैसे अंतिम समय में आप मार्च में देखोगे जो आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उस समय बहुत बर्डन रहता है। तो उस समय मान लीजिएगा, एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ आपको, तो उस समय मान लेना कि पंड्या नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो कि अमीन का सहायता करता था राजस्व संबंधी मामलों में, ठीक। और जैसे ही उसका काम कंप्लीट होता था तो इस पद को समाप्त कर दिया जाता था, ठीक। तो इतना याद रखना। तो बरार पांडे के साथ पोतदार को याद रखना, पोतदार बरार पांडे का सहयोगी था, और अमीन के साथ पंड्या को याद रखना कि पंड्या अमीन का सहयोगी था, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर पौनी, तो पौनी को देखना विशेष सेवादार को पौनी बोलते थे, पौनी। विशेष सेवादार को पौनी बोलते थे, याद रखना, नॉर्मली याद रखना। पौनी विशेष सेवादार, तो पौनी मतलब पाँव दबा रहा है ऐसे करके, जो पाँव दबा रहा है मतलब विशेष सेवा दे रहा है, तो पौनी से विशेष सेवादार, ठीक। फिर माल चपरासी, तो सरकारी संपत्ति और माल की सुरक्षा करता था। नाम से स्पष्ट है, माल मतलब जो गुड्स रहते हैं उनकी सुरक्षा करने वाला, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने वाला, और राजस्व कार्य में मदद करता था। तो अंतिम काम इन लोग का राजस्व में मदद करना था, कुछ काम के लिए इनको बुला लिए जाते थे, ठीक है। फिर बख्शी क्या था? तो ये सेना के भुगतान का प्रभारी था। बख्शी मतलब सेना के भुगतान का प्रभारी, तो इसको याद रखना कि सेना है तो उसको मंथली पेमेंट तो देना होगा, तो क्या देगा? बख्शी देगा, बख्शीश देगा ना, बख्शी। तो बख्शीश से बख्शी याद करना, सेना को बख्शीश देता था तो बख्शी, तो सेना के भुगतान का प्रभारी बख्शी, ठीक है। फिर देखेंगे सिक्के नवीस मतलब मुहर वसील का प्रभारी। सिक्के में आ रहा है, सिक्कर को पहले मुहर बोलते थे, तो मुहर और वसील का प्रभारी सिक्के नवीस। फिर चिटनीस जो होता था सचिव का होता था चिटनीस। तो अभी देखना, कभी भी आप सचिव के पास कुछ काम कराने जाओगे ना, तो जो एकदम हाई लेवल के सचिव रहते हैं, एक गाँव वाले नहीं बोल रहा हूँ, हाई लेवल के जो सचिव रहते हैं उनसे पहले मिलने से पहले एक शीट बनाना पड़ता है, आपका नाम पता लिख के देना पड़ता है। तो सचिव से मिलने के लिए, सेक्रेटरी से मिलने के लिए शीट देना पड़ता है, तो चिटनीस सचिव, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर विशेष कुछ दिया गया, सूबेदार फडणवीस
उप फडणवीस कमाविजदार को अपने क्षेत्र में 1 रुपये प्रति ग्राम प्राप्त होता था। अब ये देख लीजिए उस समय कि 1 रुपये प्रति ग्राम के पीछे 1 रुपये इनको प्राप्त होता था। ठीक है, किसको सूबेदार फडणवीस को। तो सूबेदार के अंदर तो बहुत सारा गांव आएगा तो उसका पैसा ज़्यादा हो गया। फडणवीस है, गांव लगभग कमाविजदार के आसपास और उप फडणवीस का लगभग सबका सेम रहता था, सूबेदार का थोड़ा ज़्यादा रहता था। ठीक है, तो 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इनको पैसा मिलता था। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है, जितने भी मैंने अधिकारी के नाम बताए। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया हो तो मैं यहाँ से एक बार फिर से भी कवर करा लेता हूँ। अगर इसमें फिर से डाउट आएगा आप तो वहाँ पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बड़कर को मैंने क्या बताया था, बड़ा काम करता है दस्तावेज बनाता है। तो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, कौन, बड़कर। और जो कमाविजदार होता था उसको परगनित संबंधी सूचना देना। ठीक है, कोतवाल को मैंने बताया था कि गाँव की सुरक्षा करता था। अमीन राजस्व, अमीन पटवारी से संबंधित काम, तो राजस्व, तो अमीन राजस्व संबंधी काम करता था। जो हिसाब में अगर कोई दिक्कत आ गया था उसकी शुद्धि करता था। ठीक, इसके सहायता के लिए पंड्या को रखा गया था, इतना याद रखना। ठीक है, और पंड्या को जब काम समाप्त हो जाता था तो इसको भगा दिया जाता था, समाप्त कर देते थे इसको पद को। ठीक, तो अस्थायी राजस्व कर्मचारी कौन हुआ करता था, तो पंड्या हुआ करता था, इतना याद रखना। ठीक, और किसके सहायता करता था, तो अमीन की सहायता करता था। पौनी को मैंने बोला था पैर दबाना, विशेष सेवा देना, तो पौनी से विशेष सेवा देना। माल चपरासी, माल आ रहा है तो माल किससे सुरक्षा करना, संपत्ति की, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, तो माल चपरासी। फिर राजस्व कार्य में मदद अंतिम रूप से। ठीक है, फिर बख्शी को मैंने यहाँ पे बख्शीश देते हैं सेना को, तो सेना के भुगतान का प्रभारी बख्शी। सिक्के में इसमें सिक्का आ रहा है तो मुहर से हो जाएगा, मुहर वसील। और चिटनीस में बोला सचिव से मिलने के लिए पहले चीट देना पड़ता था, तो चिटनीस सचिव। ठीक, तो इतना था आज के वीडियो में। अगर इस शासन संबंधी जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे अगर उनको अगर याद करने में अगर कभी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और 1 से 2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, 1 से 2 बार में आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।